हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग जो आपका हिस्ट्री का पहला यूनिट है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें अगर ये देखा जाए तो ये चैप्टर आपका, अगर आप हिस्ट्री के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर के लिए हो या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको जो बेस माना जाता है पूरे हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें हम लोग जो डिफरेंट सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं इतिहास को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए, उसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट भी रहेगा आपका और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ें याद रहना चाहिए वो भी रहने वाला है। और ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, तो जो भी आप जिस भी बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिट 1 है और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो इस यूनिट से आपको किस तरह के सवाल बन के आते हैं। अगर आप बीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पे सवाल किस तरह से यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो पहले सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा इस यूनिट में हमें किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को इसके जो है हम छोड़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। इस यूनिट में आपको 2 सवाल बनते हैं, एक तो लॉन्ग आंसर टाइप बनेगा, एक शॉर्ट बनेगा। जो लॉन्ग बनता है क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक एग्जाम देखा जाए तो 3 क्वेश्चन इससे आपको इस यूनिट से बने हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपको, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक स्रोत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो जो प्राचीन भारत इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जो आपको खासकर साहित्य जो है उसका किस तरह से रोल है, उसमें आपको किस तरह से वो आपको पूरे इतिहास को समझने में मदद करता है, उसका मूल्यांकन करना है। तो ये आपको लॉन्ग आंसर जो है ये इस तरह इसमें पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मेक अ सर्वे ऑफ अ वेरियस सोर्सेज दैट थ्रो द लाइट्स ऑन द पीरियड ऑफ योर स्टडी। अपने अध्ययन काल पर प्रकाश डालने वाली विभिन्न स्रोतों का सर्वेक्षण कीजिए। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें आपको लिटरेरी सोर्सेज, साहित्य पूछ दिया है, तो साहित्य से ही जुड़ा हुआ जो भी होगा इसमें आप उतना ही लिख सकते हो, तो लिमिटेड हो गया, इसमें आप बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं लिख सकते हो। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको लिखा गया है कि वेरियस सोर्सेज, तो चाहे आपको जो भी है, चाहे पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, चाहे आपको साहित्यिक सोर्सेज हैं, सारी चीज़ों को आप इसमें कवर कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो आपको इसमें से पूछा जा सकता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। प्रारंभिक भारतीय इतिहास का पुनर्रचना के लिए जो आपको पुरातात्विक स्रोत का क्या महत्व है, विवेचन कीजिए। सो एक तो आपको साहित्यिक पूछा जा सकता है, दूसरा आपको पुरातात्विक, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी, 2 ही से आपको सवाल बनेगा लॉन्ग वाले में। और ये आपको कंबाइंड करके पूछ दिया जाएगा, बोला जाएगा कि सोर्सेज जो आपको ओवरऑल सोर्सेज हैं उसके बारे में विवेचन कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, उसके बारे में आप डिटेल बताइए। सो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको लॉन्ग में बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस यूनिट से क्या बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इससे बनेगा, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, आपको सिक्कों के बारे में लिखना रहेगा या फिर आपको शिलालेख के बारे में लिखना रहेगा, ये आपको जो है शॉर्ट में आ सकता है। सो शॉर्ट में बहुत जो है ये कॉमन क्वेश्चन ही आपको आते हैं। लॉन्ग आपको प्रिपेयर कर लेना है इस यूनिट से ये 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन अभी प्रिपेयर हो जाएंगे जब आप बहुत इसको आराम से ध्यान से सुनोगे। एक बार में चीज़ें आपको नहीं याद होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो वीडियो को बार बार आप देखोगे तो रिवाइज होते रहेगा। सो स्टार्ट करेंगे डिटेल में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तीन प्रकार से, इसको 3 क्लासिफिकेशन करते हैं। लिटरेरी सोर्स बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड राइटर्स बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में जाने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सोर्सेज जो है, आपको स्रोत जो है उसका महत्व क्या है। सो अगर आपको इतिहास को समझना है तो आप जो है इसको कहानी के जैसे नहीं रट सकते हो। आपको इवन जो आपका हिस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा साइंस से जोड़ा जाता है। जिस तरह साइंस में आपको साक्ष्य की ज़रूरत होती है, एविडेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इसमें भी आपको एविडेंस देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है कि आप किस बेसिस पे जो है ये चीज़ें बोल रहे हो या फिर आप इस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। और ये चीज़ें जो आपको, जो भी आपको सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो आपको इतिहास को समझने में और ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 1 बाय 1 देखते हैं इसको, और ये फ्लो चार्ट आप वहाँ पे ड्रॉ करोगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं आपके। सो सोर्सेज है आपको, सोर्सेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो स्रोत बोलते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक में। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, जो पुरातात्विक है इसमें आप मटेरियल रिमेन्स, पॉटरी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, और जो आपको लिटरेरी है, जो साहित्यिक है, उसमें रिलीजियस, सेकुलर और फॉरेन अकाउंट होते हैं। जैसे आपको हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो, सामग्री जो अवशेष हैं, या मिट्टी के बर्तन हैं, या सिक्के हैं, या शिलालेख हैं आपको, या चित्रकला, ये सब सारी चीज़ें पुरातात्विक में आता है। और साहित्यिक में आपको धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष और जो विदेशी आपको
खाते हैं, जो अकाउंट है वो इसमें आएंगे। सो पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग साहित्यिक में। थोड़ा ये वीडियो जो है लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी डिटेल रहेगा इनमें। सो प्राचीन जो भारतीय इतिहास के स्रोत है उसको हमने 3 भागों में बांट लिया। पुरातात्विक, जिसको हमने आर्कोलॉजिकल बोला, साहित्यिक, जिसको हमने लिटरेरी सोर्सेज बोला, और थर्ड जो है, ये अगर आपको अलग से नहीं बनाना है तो साहित्यिक में ही आपको उसको क्या करोगे, विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसको भी इसी में लिख सकते हो। बट अगर आप सेपरेटली बना लोगे तो आपको लिखने के लिए जो वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो जो पुरातात्विक है उसके एग्जाम्पल, अगर उदाहरण आपको देखा जाए तो अभिलेख है जिसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, सिक्के, कॉइन्स, मृतभांड जिसको पॉटरी बोला जाता है, मोहरे जो कि सील्स है, स्मारक एवं भवन, मॉन्यूमेंट्स, मूर्तियाँ आपको स्कल्पचर्स हो जाएगा, चित्रकला जो है आपको पेंटिंग्स हो जाएगा। साहित्यिक में 2 तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे आपको, धार्मिक साहित्य और जो आपका सेकुलर जिसको बोला जाता है, लौकिक बोला जा सकता है इसको, या धर्म उत्तर बोला जा सकता है, या इवन नॉन रिलीजियस भी बोला जा सकता है। तो धार्मिक है तो इसका मतलब आपको जो धर्म से जो आपको डायरेक्टली जुड़ा होगा, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य हो गए, बौद्ध साहित्य हो गया और जैन साहित्य हो गए। और जो आपको विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसमें आपको कौन कौन से जो फॉरेन ट्रैवलर्स के कौन से, उसमें आपको यूनानी, चीनी और अरबी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो पहला हम लोग पुरातात्विक से स्टार्ट करते, लिटरेरी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। सो पुरातात्विक जो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, ये प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेष का अध्ययन जो है उसको पुरातत्व शास्त्र बोला जाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो आपको जनरली क्या करते हैं, जो भी आपको पुराने मॉन्यूमेंट्स है, जो भी बिल्डिंग्स हैं, इवन अगर आप हड़प्पा के बारे में सुनते हो या मोहनजोदारो के बारे में सुनते हो, तो उन सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो पढ़ते हैं, जो उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनको ही आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र जो है उसके पितामह किनको, जनक किसको माना जाता है, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट अगर पूछा जाए कि आर्कियोलॉजिस्ट जो आपका डिपार्टमेंट है उनके फादर किनको बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा आपको योगदान दिया था और इन्हीं के बदौलत जो है आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। सो अगर पितामह पूछा जाए, फादर पूछा जाए, तो कौन आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब 1 बाय 1 देखते, जो आप पुरातात्विक हमने देखा है, इसमें जो पहला आपको समझना है वो अभिलेख के बारे में समझना है। अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जो अभिलेख का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको एपिग्राफी बोलते हैं। दोज हु स्टडी अबाउट द इंस्क्रिप्शन दे वेयर नोन एज द एपिग्राफिस्ट, ठीक है। और इसको हिंदी में अगर देखें, जो लोग आपको अभिलेख के बारे में अध्ययन करते हैं उनको पुरालेख शास्त्र बोला जाता है। और इसमें आपको इंस्क्रिप्शन में जो अगर देखा जाए, इंस्क्रिप्शन अगर सिंपल, अभिलेख का सिंपल मतलब आप समझ लो कि अगर किसी चीज़ को हमें क्या करना है, लिखना है किसी हार्ड सरफेस पे, चाहे आप रॉक पे, पत्थर पे लिख सकते हो, चाहे आप मेटल्स पे लिख सकते हो, या लिखा जाता था, उसको ये अभिलेख बोला जाता है। अब अभिलेख का अगर इतिहास देखा जाए तो अभिलेख आपको जनरली जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, उसमें आपको नहीं मिलेंगे। इवन जो आपको हड़प्पा के टाइम पे जो अभिलेख है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। लिखा हुआ कुछ चीज़ें हैं बट उसको हमने अभी तक, आज तक हमने समझ ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया। ये दिक्कत है आपको किसके साथ, सिंधु घाटी जो आपको सभ्यता के समय आपको अभिलेख मिलते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसको हमने अच्छे तरीके से समझा और पढ़ने योग्य है, तो वो आपको मौर्यन टाइम से जो है, मौर्यन साम्राज्य के काल से जो अशोका लिखते हैं उस टाइम से आपको पढ़ने योग्य जो है वो मिलेगा। वैदिक टाइम पे आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि आपका भोजक कोई इंस्क्रिप्शन है, जो कि आपको 14वीं ईसा पूर्व में लिखा गया था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको डालना है। अगर आप अभिलेख के बारे में बताओगे, पुरातात्विक में सबसे पहले आप अभिलेख लिख रहे हो, अभिलेख के बारे में लिख रहे हो, तो उसके उदाहरण भी आपको देने पड़ेंगे। इसमें आप उदाहरण भी दोगे, लेकिन अगर पहला पूछा जाए कि सबसे पहला ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसको हम लोगों ने समझा था या पढ़ा था, सो ये आपको जो ब्रिटिशर्स आए थे, जिसमें आपका नाम आता है जेम्स प्रिंसेप का आता है, ठीक है। इन्होंने 1837 में पहला जो आपका अभिलेख था उसको डेसिफर किया था, उसको पढ़ा था, और ये अशोका का इंस्क्रिप्शन था आपको। सो याद रखना है। अब 1 बाय 1 जो आपको अभिलेख इंस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। जो सबसे पुराना अभिलेख अगर आपको पूछा जाए तो भोजको इंस्क्रिप्शन, जो कि आपको 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें आपको वैदिक जो देवताएं हैं, इंद्र है, वरुण है, मित्र है, ना सत्य है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। और जो आर्य के पूर्व जो आर्य आपको आते हैं दूसरे देश से, उनके बारे में भी वर्णन किया गया। कहाँ पे, इसी भोजको इंस्क्रिप्शन में। ये इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे, ये शिलालेख कहाँ पे मिला था, तो ईरान में मिला था। दूसरा जो आपका अभिलेख है, जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ज़्यादातर मुख्यतः अगर आप देखोगे तो आपको अशोका से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मस्की है, गुर्जर है, नेतूर है और उद्गोलम है। ये सारे आपको शिलालेख जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, वो किससे जुड़ा हुआ, अशोका से जुड़ा हुआ है। और अशोका का नाम जो है इसमें वर्णित भी है। अशोका के नाम के बारे में, अशोका का नाम अशोका कैसे था, ये जो भी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसी इंस्क्रिप्शन में मिलता है। फिर आता है आपका जूनागढ़, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है।
ये जो जूनागढ़ है आपको कहाँ पे, गुजरात में है। और ये जो शिलालेख है किसके शासन के टाइम पे लिखवाया गया था, तो रुद्रदमन के शासनकाल में लिखाया गया था। और ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है आपको, ये आपको जो रुद्रदमन की सैनिक जो विजय थी उनका वर्णन किया गया। और संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख अगर आपको पूछा जाए तो यही आपका जूनागढ़ जो आपको शिलालेख है। इसके बाद आता है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेला के समय पर लिखाया गया था। अब ये खारवेल जो थे शासनकाल, इनका जो क्रमबद्ध जो भी विवरण है इनके बारे में दिया गया। खारवेल आपको कहाँ के राजा थे, तो उड़ीसा के राजा थे। सो इनका हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो जितना भी हम लोग गुप्ता के बारे में पढ़ते हैं, गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आपको बहुत बड़ा योगदान है प्रयाग प्रशस्ति का। इसको ही इलाहाबाद जो है शिलालेख स्तंभ भी बोला जाता है, शिलालेख इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान थे, जो भी इन्होंने युद्ध किए थे या जो भी इन्होंने लड़ाई लड़ा था, इनके बारे में जो डिटेल है आपको कहाँ पे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। एरन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त, ये भी आपको गुप्ता साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ है। और ये आपको पहला जो है वो साक्ष्य देता है कि हमारे जो आपको भारतीय संस्कृति में सती प्रथा का जो प्रथम ये आपको जो वर्णन किया गया इसी एरन इंस्क्रिप्शन में किया गया। सो ये एरन इंस्क्रिप्शन भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सती प्रथा आपको बहुत बाद में शुरुआत हुआ था, ऐसा नहीं है, गुप्ता समय काल में शुरुआत हो गई थी। और ये भानुगुप्त का जो आपका अभिलेख है इसमें वर्णित है। वित्तरी है आपको, ये भी आपको ये एवं जो वित्तरी इंस्क्रिप्शन है इसमें हुनों का जो आक्रमण हुआ था भारतीय महाद्वीप पे, इसके बारे में वर्णित है। मंदसौर जो अभिलेख है इसमें ये आपका कुमारगुप्त का है। और इसमें आपको जो किस तरह से व्यापार आपको गुप्ता समय काल में था उसके बारे में वर्णित है। सो ये अभिलेख जो है वो काफ़ी आपको जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि आपको ये डायरेक्टली आपको उस समय काल के जो आप जिस भी इतिहास के जिस भी समय काल को आप पढ़ोगे, जैसे कि अगर अशोका के बारे में आपको समझना है तो अशोका अगर उन्होंने धर्मनीति को अपनाया था तो ये भी आपको कहाँ से, किसी शिलालेख से ही पता चल रहा है। या फिर अगर आप जानते हो कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पूरे भारत पर जो है अपना कब्जा जमाया था, तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है, प्रयाग प्रशस्ति जो है आपका शिलालेख से मिल रहा है। तो ये शिलालेख आपको डायरेक्टली उस टाइम के जो है उनके जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो अभियान थे, चाहे उनके जो राजनीतिक जो उनकी गढ़ थी वो बताती है। उसके अलावा अगर सांस्कृतिक जो वो भी आपको समझना है तो वो भी इंस्क्रिप्शन आपको मदद करता है। इसके अलावा सामाजिक जो आपको गतिविधियां थी, जिस तरह से किस तरह की भाषाएं का इस्तेमाल किया जाता था या फिर आपको लोग उस किस तरह से किस जो स्थिति में रहते थे, इन सारी चीज़ों का वर्णन आपको अभिलेख के जरिए मिलता है। एहोल जो अभिलेख है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। पुलकेशिन जो दूसरे हैं उनके द्वारा ये बनाया गया था आपको, और रवि कृति जो इनके लेखक थे उन्होंने लिखा था। अब इसमें हर्षवर्धन को क्या किया जाता, पराजित किया जाता, तो इसमें आपको हर्षवर्धन और पुलकेशिन का युद्ध के बारे में वर्णन है। सो पहले हमने देख लिया पुरातात्विक में आपको किसके बारे में, अभिलेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जो लोग इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, जो उसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, उनको एपिग्राफिस्ट बोला जाता है। इसके अलावा हमने देख लिया कि कितने आपको जो अभिलेख है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि आपको जो पाषाण काल है उस टाइम पे आपको अभिलेख नहीं मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आपको अभिलेख मिलते हैं, लेकिन उसको हमने आज तक उसकी भाषा को हमने जो डिसिफर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो इसलिए इसको उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। वैदिक समय में आपको एक ही भोजकोई इंस्क्रिप्शन है जो कि भारत में नहीं है, आपको ईरान में मिला हुआ था। अगर भारत के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो अशोका के समय काल से आपको जो है वो बहुत यूज़ नंबर में आपको इंस्क्रिप्शन मिलना शुरू हो जाता है, और गुप्ता समय काल आते आते बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको, शिलालेख आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो पुरातात्विक चीज़ों को अगर समझना है तो हम सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, सिक्कों को पढ़ते हैं, कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जो कॉइन्स के स्टडी करते हैं उनको न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। जो कॉइन को स्टडी करते हैं उनको न्यूमिस्मैटिक बोला जाता है, उसको ही मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। सो अगेन इसको भी हम लोग इतिहास के हिसाब से इसको क्रोनोलॉजी में देखेंगे। क्रोनोलॉजी में अगर देखेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। प्राचीनतम अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले आपको सिक्कों का जो है वो जो वर्णन कहाँ पे मिलता है, या सिक्का आपको जो है उसका इतिहास अगर आप देखोगे तो कहाँ से ट्रेस किया जा सकता है। सो अगेन अगर पाषाण काल से में देखोगे, स्टोन एज में देखोगे, तो उस टाइम पर सिक्का का तो इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि आदि मानव उसके बारे में आपको उनका उस तरह का जो है वो जो उस तरह का रहन सहन था नहीं कि वो उस टाइम पर उस सिक्कों का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद न्यूलिथिक में भी आप देखोगे ना, पाषाण में भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आप जब आते हो किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पहला आपको शहरीकरण भी माना जाता है, पहला अर्बनाइजेशन माना जाता है। यहाँ पे सिक्कों का बहुत कम इस्तेमाल, इसके बदले आप देखोगे वहाँ पे सील्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। सिक्कों का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। जब वैदिक एज में जाओगे तो यहाँ पे सोने का एक जो है शब्द यूज़ किया जाता है जिसको निसक बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी आपको पूरे तरह का सिक्का नहीं था। ठीक है, तो सिक्का जो है वो अगर पूछा जाएगा किस टाइम पे आपको डेवलप होता है, किस टाइम पे वो परिपूर्ण जो है वो अपने रूप में आता है, सो ये आपको मौर्य साम्राज्य के टाइम पे आएगा।
और मौर्य साम्राज्य के टाइम पे अगर देखा जाए तो आपको जो है पंचमार्क सिक्के बोला जाता है, जिसको आहत सिक्का भी बोला जाता है, इसको ही पंचमार्क बोला जाता है। सिक्कों पर केवल पेड़, मछली, जो हाथी, अर्धचांद आदि का चिन्ह, इस तरह के चिन्ह बनाए जाते, सिंबल बनाए जाते थे। अब ये सिंबल अगेन आपको देखो, अगर पेड़ बना हुआ, मछली बना हुआ है, तो ये शो करता है कि उस टाइम पे ये आपको जो है इस तरह के जो है वाणिज्य जो थे वो उपलब्ध थे, वेजिटेशन था, ठीक है, फ्लोरा फाउना मिलते थे। तो ये डायरेक्टली आपको ये भी बताने की कोशिश करा कि उस टाइम पे जो आपका सोसाइटी जो है वो किस तरह की जो चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी। तो सिक्का आपको भारतीय इतिहास के साथ साथ उस टाइम के जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी आपको जागरूकता देता है। यह सिक्का जो अधिकांश है वो चांदी का बना होता था। साहित्य में आपको देखा जाए तो सिक्कों को कर्सपान भी कहा गया। तो कर्सपान शब्द जो है सिक्कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि सिक्का का सबसे सर्वाधिक जो है वो प्रयोग कब होना शुरू होता है। सर्वाधिक सिक्के जो है जो मौर्य साम्राज्य खत्म होता है उसके बाद इस्तेमाल होना शुरू होता है। सिक्कों पे अपना जिन्होंने अपना नाम वाम लिखवाया था, ठीक है, ये प्रोसेस आपको किसके टाइम पे आता है, तो ये इंडो ग्रीक जब आते हैं भारत में उसके समय काल में आता है। सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछा जाए कि स्वर्ण सिक्का किसने जो है आपको जारी करवाया था, ठीक है, तो ये आपको गुप्ता समय काल में हुआ था। और जो स्वर्ण सिक्का था गुप्ता समय काल में, इसको दिनार बोला जाता था। अब अगर पूछा जाए कि सबसे शुद्धता के लेवल पे, प्योरिटी के लेवल पे पूछा जाए तो ये आप कुषाण बोलोगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसे ही मतलब किसने आपको करवाया था तो गुप्ता बोलोगे। सिक्कों पे उन्होंने वीणा बजाते हुए चित्रण समुद्रगुप्त का करवाया था, ठीक है, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गुप्ता समय काल में जो है महारानी या रानी होती थी, उनका भी आपको जो इमेज है वो आपको सिक्कों पे मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता था कि महिलाओं को, जो खासकर अपर कास्ट जो महिलाएं होती थी, अपर क्लास महिलाएं होती थी, उनको जो है वो उनकी स्थिति अच्छी थी, इसलिए शायद उनका जो है वो उस पर प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। नेक्स्ट जो आपका है सीसो के सिक्के सातवाहन द्वारा। लेड का बना हुआ, सीसो का बना हुआ सिक्का भी किसने जारी करवाया था, सातवाहन ने किया था। शिव, नंदी एवं त्रिशूल आकृति जो है अंकित सिक्का बिम कटविस, जो कि आपको कुषाण शासक थे, इनके समय काल में करवाया था। ये आपको कुषाण जो थे वो कहीं सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे, बट इनके सिक्कों पे अगर आपको शिव का है, नंदी का है, त्रिशूल का आकृति है, तो ये शो करता है कि सोसाइटी आपका किस तरह का रहा होगा, धर्मनिरपेक्ष रहा होगा। क्योंकि अगर वो इस तरह से अपने यहाँ के अगर भगवान को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि वो यहाँ की जो आपको संस्कृति है उन्होंने उस चीज़ को अपनाया था। सिक्का आपको कहीं ना कहीं उस टाइम की जो आपको धार्मिक नीति है उस चीज़ के बारे में उल्लेख देता है। जलयान आकृति युक्त सिक्का। जो हम लोग नेवी के बारे में बात करते हैं कि जैसे प्रेजेंट डे अगर देखा जाए तो भारतीय नेवी आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस टाइम पे भी आपको भारत का नेवी जो है, अगर उसके बारे में आपको वर्णन देखना है तो ये आपको सातवाहना का सिक्का जो है उस पर भी आपको चिन्हित मिलता है। तो ये दो चीज़ें आपको हो गया, अभिलेख और सिक्को, जो आपको किस चीज़ का हिस्सा है, पुरातात्विक का है। थर्ड जो आता है आपको, जिसको मृतभांड बोला जाता है, इसको हिंदी में इंग्लिश में पॉटरी बोलेंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप के आपको पॉटरी बने हुए मिलते हैं, जैसे कि काले एवं लाल मृतभांड, जिसको किस समय काल में मिलते हैं, आपको हड़प्पन समय में मिलते हैं, जिसको ब्लैक एंड रेड पॉटरी बोला जाता है। ये देखो, इसको सिंपल शब्दों में आप लोग समझ लो कि मृतभांड जो है इसका मिलना या फिर इसका बनना जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। ये किसी भी सोसाइटी को या किसी भी समाज के प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। अगर मान लो कि अगर स्टोरेज आप कब करोगे चीज़ों का, अगर आप किसी चीज़ को बचाओगे कब, जब आप उसका उपज ज़्यादा करोगे, सरप्लस होगा प्रोडक्शन, तभी उसको बचाओगे। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब सोसाइटी आपका क्या है, आपका सोसाइटी काफ़ी वेल डेवलप्ड है, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पे कृषि आपका बहुत अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि फार्मिंग आपका बहुत अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो। मृतभांड डायरेक्टली अगर बहुत ज़्यादा किसी समय काल में मृतभांड, जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता देखोगे, उसमें पॉटरी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस समय काल में आप अगर देखोगे तो व्यापार भी बहुत ज़्यादा विकसित था। तो ये आपको डायरेक्टली उस टाइम के जो है वो सोसाइटी का जो आपको अर्थव्यवस्था है उसको भी दिखाता है। काले एवं लाल मृतभांड अगर पूछा जाए, पॉटरी पूछा जाए, तो हड़प्पा समय काल में मिलता है। गिरवा रंग का, जिसको ग्रे जो है पॉटरी बोला जाता है, ऋग्वैदिक समय काल में मिलता है। पेंटेड जो है आपको मृतभांड, जिस पे आपको चित्र बने होते हैं, वो उत्तर वैदिक समय काल में मिलता है। और उत्तरकाली जो आपको पॉलिस्ट अगर पॉटरी पूछा जाए तो वो किस समय काल में मिलता है, आपको महाजनपद और मौर्य साम्राज्य के समय पर मिलता है। इवन आपको अर्नटाइन जो मृतभांड है वो भी मिलता है। रोमन जो है आपको
पॉटरी भी मिलता है। ये रोमन पॉटरी मिलना मतलब आपको विदेशी पॉटरी अगर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो है विदेश के साथ विदेशी जो खासकर जो अलग देश थे उनके साथ भी हमारा जो व्यापार काफ़ी समृद्ध था। लाल जो रेड पॉटरी बोलते हैं वो आपको गुप्ता समय काल में मिलता है। तो सारा आपको याद नहीं होगा, बट एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखोगे तो चीज़ें लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं जो भवन है ये भी आपको पुरातात्विक का ही हिस्सा माना जाता है। तो अभी तक हमने देख लिया कौन कौन सी चीज़ को, वापस से रिवाइज करते हैं। पहला हमने देखा जो अभिलेख है उसके बारे में देखा। दूसरा हमने देखा कि आपका जो अभिलेख के बाद आपने क्या देखा, अभिलेख के बाद हमने देखा कॉइन्स, सिक्कों के बारे में देखा। सिक्कों के बाद हमने देखा कि पॉटरी मृत भांडे उसके बारे में देखा। फिर अभी हम लोग स्मारक एवं भवन के मॉन्यूमेंट्स के बारे में देख रहे हैं। सो जितने भी मॉन्यूमेंट्स आप देखोगे, खासकर अभी अगेन फिर हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम लोग पाषाण काल के समय के बारे में देखेंगे तो इस टाइम पे आपको मॉन्यूमेंट्स नहीं, इस टाइम पे आपको घर बनाने की तो परंपरा थी ही नहीं, तो ठीक है। तो पाषाण काल में आपको घर नहीं मिलेगा, न्योलिथिक टाइम से थोड़ा थोड़ा घर बनना शुरू होता है। फिर अब अगर आप देखोगे स्मारक अगर परंपरा आप देखोगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे आपको मिलती है, थोड़ा बहुत मिलता है, बट उसमें भी अभी बहुत सारे डाउट है कि किस तरह से आपको लोग रहते थे, क्या रहते थे, वो चीज़ें आपको सॉल्व नहीं हो पाया। वैदिक समय काल से हमें कुछ इस तरह का साक्ष्य एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपको गुप्ता समय काल, मौर्य काल से भी आपको एक ही एग्जाम्पल मिलता है कुम्हरार का, ठीक है। वो आपको किला है जो कि लकड़ी से बना हुआ था, उसका अवशेष मिलता है आपको पटना पाटलिपुत्र से। दूसरा जो कि आपको मंदिर के बारे में देखना है, जो मंदिर निर्माण का जो प्रक्रिया है आपका वो किसके समय काल में शुरू होता है, गुप्ता समय काल में होता है। इसमें 2-3 मंदिर का नाम आपको याद रखना है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में, ये गुप्ता समय काल में बनाया था। अब ये मंदिर बनने का परंपरा, इसका मतलब यह है कि आपको धर्म जो है वो धार्मिक जो है वो विकास जो है वो किसके समय काल में होना शुरू हो गया, गुप्ता के समय काल में होना शुरू हो गया। इससे पहले अगर मौर्य समय काल में आप देखोगे तो मंदिर निर्माण पे इतना ज़्यादा अगर जोर नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे आपको जो है इस तरह की चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती थी फुल फ्लेज तरीके से। बेहतरगांव मंदिर जो है आपको, ये भी आपको गुप्ता समय काल में बनाया गया था। ये कहाँ पे आपको, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानगंज जो है ये आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, कहाँ पे ये आपका, बिहार में है। तंजौर जो है राजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर है जो कि आपका तमिलनाडु में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में, ये भी आपको गुप्ता समय काल के बाद बनता है। कंबोडिया का जो अंगोर वाट का मंदिर है ये भी आपको दिखाता है कि किस तरह से मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे। जावा का भी मंदिर है। तो इसमें से आप भारत में जो मंदिर है उनका नाम याद रख सकते हो, स्मारक याद रख सकते हो, और ये भी याद रख सकते हो कि आपको किस समय काल में आपको मंदिर बन रहा है या फिर उससे कौन से समय काल में आपको किस तरह का चीज़ें मिलता है। जैसे अगर आप देखोगे जिस मंदिर में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स यूज़ किए गए, बहुत ज़्यादा उसमें आपको पैसे खर्च किए गए, तो उससे ये पता चलता है कि उस टाइम के राजा जो होंगे वो ज़्यादा पैसे धनी वाले होंगे। जैसे कि वृद्धेश्वर मंदिर आप देखोगे जो कि आपका कहाँ पे, तंजौर में है। ये आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया। तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि उस टाइम पे उनके जो राजा रहे होंगे उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्या रहा होगा, उनके पास जो वो वेल्थ रहा होगा, उनके पास धन रहा होगा जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया होगा। तो अभी तक हमने पुरातात्विक में देख लिया, वापस से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। पुरातात्विक में हमने अभिलेख देखा, फिर हमने देखा कौन सा, सिक्के देखे, मृतभांड, पॉटरी देखा, स्मारक मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स जिसमें था उसमें उसको देखा हमने। फिर जो आपका आता है मूर्तियों एवं चित्रकला। सो मूर्ति और जो चित्रकला, इसको स्कल्पचर और पेंटिंग बोलते हैं। ये भी आपको दिखाता है कि किस तरह से उस टाइम का समाज रहा होगा। जैसे कि अगर मान लो कि जो मूर्तियों के बारे में अगर देखा जाए सो ये आपको बनाना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, ये भी गुप्ता समय काल में ही होता है। बट अगर चित्रकला के बारे में, पेंटिंग के बारे में देखा जाए तो पेंटिंग का साक्ष्य जो है आपको भीमबेटका में भी मिलेगा, पाषाण काल में भी मिलेगा। सो ये पेंटिंग आपको क्या किस चीज़ को शो करता है कि उस इवन, क्योंकि अगर हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी आपको एकत्रित करना है तो कैसे करोगे, आप पत्थर के बेसिस पे सब कुछ तो नहीं जान पाओगे। सो जब आप भीमबेटका जाओगे मध्य प्रदेश में, सो उस पेंटिंग को जब आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत डिफरेंट कलर्स यूज़ किए, चाहे आपको हरा रंग यूज़ किया गया, चाहे आपको उजला रंग यूज़ किया, चाहे लाल रंग यूज़ किया गया। सो वो कलर जो है वो आपको नेचुरल तरीके से ऑब्टेन किया जाता था, बनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे आपको सिंथेटिक कलर बनाना नियरली इम्पॉसिबल है। सो वो लोग पत्तों को क्रश करके, पीस करके उसमें से जो आपको हरा रंग मिलता था उससे वो जो हरा कलर उन्होंने यूज़ किया है। काला कलर वो किस चीज़ से यूज़ करते थे, तो चारकोल और कोयला से यूज़ करते। अब अगर कोयला का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है कि वो जो एरिया है वहाँ पे इसका मतलब कोयला बहुत ज़्यादा मिलता होगा, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरह के आपको मिनरल्स मिलते थे, किस तरह के आपका जो है ज्योग्राफी था, किस तरह का भूगोल था, इसका भी जानकारी मिलता है पेंटिंग से। दूसरा, उस पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको हंटिंग गैदरिंग के, ठीक है, शिकार करने के जो तौर तरीकों को दिखाया गया, महिलाओं को चित्रित किया गया है। तो उस सारे पेंटिंग से उस टाइम के समाज के बारे में पता चलता है कि किस तरह के समाज रहे होंगे, किस तरह से लोग, फैमिली सिस्टम था कि नहीं था, उस टाइम में पारिवारिक तरीके से लोग रहते थे कि नहीं रहते थे। सो भीमबेटका पेंटिंग
पेंटिंग जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे इतिहास को समझने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपको पेंटिंग के जो चित्रकला का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, अजंता और एलोरा, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ पे भी अजंता एलोरा में भी अगर देखोगे तो वहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जो आपको हिंदुज़्म से रिलेटेड बहुत सारे पेंटिंग बने हुए, जिसमें आपको किसी में गौतम बुद्ध को दिखाया गया, किसी में आपको जो वो विष्णु के अवतार को दिखाया गया। तो इससे ये दिखाता है कि समाज जो था वो आपको धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि अगर एक ही आपको गुफा में तीनों धर्म का पेंटिंग मिल रहा है तो इट मीन्स कि आपको जो उस टाइम के राजा रहेंगे होंगे या समाज रहा होगा वो सारे धर्म को एक समान देखते होंगे। ठीक है, तो ये इससे हमें जो धर्म नीति था वो भी, उसका भी हमें जो वो एग्जाम्पल मिलता है। चित्रकला के बारे में, अगर मूर्तियों के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में देखे जाए तो 3-4 तरह के आपके होते थे। कुषाण समय में आपको गांधारा, अमरावती और मथुरा, ये तीनों आपको 3 नाम याद रखने हैं। सो ये आपका पूरा जो था पुरातात्विक था। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो साहित्यिक रहेगा, जिसको हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच।